नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को इस परीक्षा कुल के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनूप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के हम इस वीडियो पर खास करके बात करेंगे 2025 का जो वायरल पेपर है, जो विद्यार्थी क्लास 10th में है, जिन्हें 2025 का बोर्ड एग्जाम देना है। जिस भी बोर्ड में NCERT पैटर्न लागू है, हिंदी माध्यम का बोर्ड है, तो वो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र होगा मेरे भाई। इस प्रश्न पत्र का कोड, ये जो वायरल पेपर है आपका 824 EM पेपर का सेट है। ये जो 2025 मॉडल पेपर है, ये बहुत ही वायरल पेपर है, जो यूपी बोर्ड के खास करके विद्यार्थियों के लिए 4 मार्च को सुबह 8:15 में ऐसा ही पेपर है, सेम पैटर्न सेम प्रश्न लगभग आपको मिलेंगे, आपको 4 मार्च को सुबह प्रातः 8:15 में। ठीक मेरे दोस्त, सबसे पहले इस पेपर का जो समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का जो समय होता है, अपूर्णांक 70 का रहता है। आपको सबसे पहले इतना, इसमें प्रारंभ में आपको 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। यह प्रश्न पत्र मेरे दोस्त आपको खंड आ और खंड बा में विभाजित रहता है। खंड आ और खंड बा में, खंड आ 3 उपखंडों में विभाजित रहता है। खंड आ जो है 3 उपखंडों में विभाजित रहता है, खंड आ खंड बा। ये खंड नहीं, उपखंड का, उपखंड खा, उपखंड का। सबसे पहले मेरे दोस्त, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूपी बोर्ड का जो पैटर्न है, तो यूपी बोर्ड के पैटर्न फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान के 7 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, MCQ होते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री का मतलब रसायन विज्ञान के 6 MCQ पूछे जाएंगे आपसे। और मेरे दोस्त बायोलॉजी के 7 MCQ पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर आपको टोटल आपसे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक मेरे दोस्त, इसके बाद आपके मेरे दोस्त, हाँ, इसके बाद आप फिजिक्स के आप वर्णनात्मक प्रश्न जो पूछे जाएंगे, 3 लघुत्तरी पूछे जाएंगे, एक द्विघुत्री पूछा जाएगा। 3 लघुत्तरी और एक द्विघुत्री। द्विघुत्री में 2 होते हैं, एक अथवा लग के होगा। ठीक मेरे दोस्त, इसके बाद केमिस्ट्री में 2 वर्णनात्मक होंगे, एक द्विघुत्री होगा, द्विघुत्री में अथवा लगा हुआ होगा। ठीक इसी प्रकार जीव विज्ञान में आपको बायोलॉजी में 3 वर्णनात्मक होंगे, मतलब 3 आपको मेरे दोस्त लघुत्तरी होंगे और एक द्विघुत्री होगा। द्विघुत्री वाले प्रश्न में एक अथवा भी आपको मिलेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं सबसे पहले खंड आ की। खंड आ में सबसे पहले, खंड आ में उपखंड का, जो आपका उपखंड का ही किसका, भौतिक विज्ञान के प्रश्न होंगे 7 सबसे पहले। इसके बाद रसायन विज्ञान के मिलेंगे, इसके बाद आपको जीव विज्ञान के मिलेंगे। ठीक, सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पत्र है, 2025 का वायरल पेपर है ये। ठीक मेरे भाई, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला है कि एक प्रकाश की किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु के से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, तो वह बिंदु लेंस का होगा। वह, हाँ, वो ये कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण है, किसी लेंस से सीधा गुजर जाती है, तो वह जो बिंदु होगा वो क्या होगा, तो उस बिंदु को कहते हैं, नंबर 1 विकल्प फोकस कहते हैं, नंबर बी वक्रता केंद्र, नंबर सी प्रकाश केंद्र। मेरे भाई, ये चिन्ह थोड़ा, अभी मेरा इसके पहले वीडियो बना रहा था, ये गलत हो गया था मेरा वीडियो, इसलिए दोबारा मेरे दोस्त ये चिन्ह पहले का लगा हुआ मत समझना, ये अभी ये का लगाया होगा, ये मेरा थोड़ा वीडियो मतलब पहले वाला गलत हो गया था। ठीक मेरे दोस्त, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। क्या होगा मेरे दोस्त, प्रकाशिक केंद्र। आपका A नंबर का प्रश्न का C नंबर आपका राइट आंसर होगा। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है, हाँ, एक प्रकाश की किरण, दूसरा नंबर प्रश्न का, एक प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। एक, देखो फिर सुनना, एक प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परिवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनना क्या है, पहली बार तो अवतल दर्पण क्या, अंदर अवतल दर्पण क्या है, ऐसा, हाँ, अवतल दर्पण क्या है मेरे भाई, अवतल दर्पण जो होता है जिसके अंदर पालिश होती है, जिसके अंदर पालिश होती है, ये क्या भाई, यहां से जाएगी प्रकाश की किरण, अब भाई दर्पण से टकराने के बाद सीधा उसी, मतलब जिस मार्ग से आ रही है उसी मार्ग से वापस हो जाएगी, यही होता है ना परिवर्तन, यही होता है। तो जब ये परिवर्तन होता है, जिस मार्ग से आना उसी मार्ग से वापस लौट जाना, तो यहाँ पर कोण कितने अंश का बनेगा, तो कोण 60 अंश का तो बनेगा नहीं, ना ही 90 अंश का नहीं बनेगा, तो आपका राइट आंसर होगा C नंबर, C 0 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि उसी रास्ते से आना और उसी रास्ते से वापस चली जाती है प्रकाश की किरण। ठीक, तो आपका कोण कितने अंश का बनेगा, 0 अंश का बनेगा, तो आपका दूसरे का C नंबर आपका राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर हमारा तीसरा क्या है, एक समान आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी 50 सेंटीमीटर से 100 मीटर के बीच में हो। ए नंबर विकल्पी। बी नंबर विकल्प क्या, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच हो।
सी नंबर विकल्प 100 सेंटीमीटर से 1000 मीटर के बीच में हो, डी नंबर विकल्प 25 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में हो। तो मेरे भाई समान रूप से जो आंख स्पष्ट रूप से देख सकता है 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच, आपका बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है तो मेरे दोस्त, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे भाई, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर, स्थिर का मतलब होता है नियत रख दें तो परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाता है तो परिपथ में धारा हो जाएगी, धारा हो जाएगी। धारा कितनी होगी, ध्यान सुनना। तो मेरे भाई देखो मैं आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मेरे भाई सबसे पहले एक मेरे प्रतिरोध मान लिए, क्या है प्रतिरोध है मेरे पास, ये पहले का प्रतिरोध है, ये क्या है भाई बोल्ट है, देखो ये आर है, यहाँ पर बोल्ट है, इसमें धारा कौन सी प्रवाहित हो गई, आई धारा प्रवाहित हो रही। ठीक, अब दूसरा प्रतिरोध हमने मान लिया, दूसरा प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध है, यहाँ पर वोल्ट V का मान नियत रखना, V यहाँ भी है, V यहाँ भी होगा, यहाँ पर प्रतिरोध कितना होगा 3R होगा। हमने इसमें मान लिया क्या प्रतिरोध क्या होगा I डैश हमने मान लिया I डैश धारा होगी। ठीक, अब हम यहाँ पर ओम का नियम लगाएंगे, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I इंटू आर, यहाँ पर धारा ज्ञात कर लो तो I बराबर क्या निकलेगा V अपान आर निकल के आएगा। ठीक मेरे मित्र, यहाँ पर ओम का नियम लगा तो I डैश बराबर आपका क्या निकल के आएगा V अपान आर, आर का मान यहाँ पर कितना 3 ओम, यहाँ पर आर का मान आर ही था। ठीक, तो I डैश का मान आपका क्या निकल के आएगा, I डैश का जो मान निकल के आएगा आपका V अपान 3R, V अपान 3R, V अपान 3R। अब मेरे दोस्त ईमानदार से देखना, I अपान पहले में क्या है I अपान V, I बराबर V अपान R किसके होता है I के बराबर। यहाँ देखो V अपान R, V बटे R किसके बराबर हो सकता है I के बराबर ना। हाँ ठीक, आगे तो I डैश बराबर हो जाएगा आपका V अपान R की जगह हम क्या लिख सकते हैं भैया I लिख सकते हैं, तो I बटे 3I ना हो गया, तो मतलब पहले I बटे 3I ना हो गया। अब वो क्या पूछ रहा था हमसे प्रश्न कि प्रतिरोध 3 गुना कर दिया जाता है तो परिपथ में धारा हो जाएगी, परिपथ में धारा कितनी हो जाएगी 1/3, पहले की धारा की 1/3 हो जाएगी। तो आई डैश बराबर आपका क्या है आई डैश बराबर आपका आंसर निकल के आएगा I अपान 3, आई अपान 3 का मतलब होता है 1/3। ठीक मेरे भाई, आपका आंसर राइट क्या होगा 1/3, आपका डी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक मेरे दोस्त, आपको समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना मेरे भाई मित्र। ठीक, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी मकान में 200 वोल्ट की एक विद्युत आपूर्ति की जाती है, मकान में 100 ओम तथा 200 ओम प्रतिरोध के 2 वैद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं तो प्रतिदिन में विद्युत ऊर्जा की खपत ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनना सबसे पहले मेरी बात, यहाँ पर ये एक मकान है, मकान में एक बल्ब लगा है आपका, ये बल्ब है आपका, मान लेते हैं ये बल्ब में कितने भैया ओम है 100 ओम का प्रतिरोध है। फिर दूसरा भैया दूसरे उसी मकान में एक दूसरा बल्ब लगा है, ये कितने ओम का भैया, ये सीधे से बात कितने ओम का, ये 200 ओम का, कितने ओम का है 200 ओम का, ये कितना है 100 ओम का, ये 200 ओम का। ठीक है, इसे समांतर क्रम में हमने जोड़ दिया, किससे कितने वोल्ट की बैटरी से, इसे 200 वोल्ट की बैटरी से हमने जोड़ दिया। V बराबर कितना है 220 दो मतलब 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया हमने। सबसे पहले प्रतिरोधों कौन से क्रम में जुड़े 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ेंगे। जब समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो 1 अपान आर बराबर मेरे भाई R1 प्लस 1 अपान R2, ये लिख के आएगा समांतर क्रम का संयोजन है। तो 1 अपान आर बराबर कितना आएगा 1 अपान 100 प्लस 1 अपान 200, कितना आएगा 200। तो 1 अपान आर बराबर कितना निकल के आएगा, टोटल आपको क्या आएगा 1 अपान आर बराबर 3/200, 3/200। आर बराबर आप मान निकालेंगे तो 200/3 ओम आपका आंसर आएगा। ये प्रतिरोध है, हम ये आंसर नहीं है प्रतिरोध, क्योंकि हमसे पूछा प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा, पूछा ऊर्जा मतलब W पूछा है। अब हम सूत्र लगाएंगे, किसका सूत्र लगाएंगे, हम जानते हैं पावर का सूत्र, शक्ति का सूत्र, तो हम सूत्र लगाएंगे शक्ति, क्योंकि वाट घंटे की कहानी चल रही है ना। P बराबर एक सूत्र होता है V का स्क्वायर अपान R मेरे भाई। ठीक, V का स्क्वायर, V का मतलब हम कितना था 200 था ना, V का मान कितना था 200 था, तो यहाँ पर रखेंगे 200 गुणे 200 बटे R का मान कितना, R का मान हमारा क्या 200/3 है ना, 3 ऊपर हो जाएगा और 200 नीचे हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा, ये 3 दूनी 600, आपका 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 600, P बराबर कितना हो जाएगा 600 वाट। 600 वाट का मतलब समझ रहे, 600 शक्ति का मात्रा, 600 वाट की शक्ति हो गई। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे तो ऊर्जा पूछी थी ना, तो ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, ऊर्जा का सूत्र जो आपके पास होता है, ऊर्जा बराबर एक फार्मूला होता है P इंटू टी, W बराबर P इंटू टी। ऊर्जा हमारा P का मान कितना 600 वाट, T का मान कितना था 1 घंटा, कितना हो जाएगा 600 किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा। इस प्रकार से आपको सोल्यूशन किया जाएगा मेरे दोस्त। इसका मतलब आपको क्या आंसर, आपका ए नंबर विकल्प क्या 500 वाट घंटा, बी नंबर 600 वाट घंटा, सी नंबर 300 वाट घंटा, डी नंबर में क्या है 900 वाट घंटा। आपका आंसर होगा बी नंबर, आपका राइट आंसर होगा। ठीक मेरे भाई, आपको मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी गोलीय दर्पण से किसी लेंस की फोकस दूरी कितनी है, -25 सेंटीमीटर। देखो गोलीय दर्पण भी है
और लेंस भी है। 25 सेंटीमीटर से संभवतः दर्पण क्या होगा, लेंस क्या होगा। मेरी बात सुनना, 25 सेंटीमीटर माइनस में दिए है तो यह अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस में भी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो एक तो अवतल दर्पण है और ये लेंस कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। दोनों क्या भैया, पहला विकल्प दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, दर्पण दूसरा क्या, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। दोनों उत्तल ना, दोनों अवतल, दोनों अवतल है, क्योंकि दर्पण भी अवतल और लेंस भी अवतल होगा, क्योंकि भैया फोकस दूरी ऋणात्मक होती है अवतल लेंस में भी और अवतल दर्पण में भी। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान सुनना। किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते, श्रेणी क्रम में जोड़ो, 2 4 कितने हो जाएंगे, 6 6 6 कितने हो जाएंगे, 12 ओम प्रतिरोध हो जाएंगे। ठीक, परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर के बीच विभवांतर क्रमशः होगा। विभवांतर क्या होगा, हमें वी ज्ञात करना है, वी का मान ज्ञात करना है। मतलब ओम कितना, 2 ओम, ये आर का मान है आपका, ये वी का, ये आई का मान है, कितना है, किसका मान है, ये धारा का मान है, ये किसका मान है, ये धारा का मान। ठीक, तो आपका सूत्र क्या होगा, V बराबर आई इंटू आर होगा, V बराबर आई इंटू आर होगा। ठीक, तो V का मान कितना है मेरे पास, V का मान मेरे पास नहीं है, देखो मुझे V का ही तो मान निकालना प्रत्येक प्रतिरोध में। धारा का मान 2, आर का मान कितना 2, तो 2 कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट, क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट यहाँ, 4 वोल्ट यहाँ। इसी प्रकार इसका करूंगा तो 4 ओम ये, आर का मान ये, आई का मान ये, 4 दूनी 8 वोल्ट, 8 वोल्ट ये। इसी प्रकार 6 ओम इसका, 2 ओम इसका, 6 दूनी 12 वोल्ट, 12 4 8 12 वोल्ट। आपका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर आपका विकल्प राइट आंसर होगा, क्योंकि 4 8 10 ये तो ये गलत हो जाएगा, 6 6 8 12 वोल्ट ये तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार भैया 2 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट ये भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर सिर्फ मेरे भाई 4 वोल्ट 8 वोल्ट और 12 वोल्ट होगा। अब हम उपखंड खा, अब ये उपखंड खा, अब यहाँ से हमारे भौतिक विज्ञान के प्रश्न खत्म हुए और रसायन विज्ञान के प्रश्न चालू हो गए मेरे भाई। रसायन विज्ञान के 6 MCQ रहते हैं। ठीक, Zn प्लस H2SO4, Zn SO4 प्लस H2 अभिक्रिया है, क्या उनसे अभिक्रिया है, तो Zn इतना क्रियाशील होता है जो H2 को विस्थापित कर देता है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में जोड़ना होता है, विस्थापन में एक स्थान से हटा देना होता है, तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया, राइट आंसर आपका क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, दो विस्थापन का मतलब दोनों स्थान अदला बदली करना, तो आपका विस्थापन अभिक्रिया होगी, आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक, अगला प्रश्न की बात करते हैं 9 नंबर विकल्प की, तो NO2CO3 का प्रचलित नाम है, NO2CO3 का प्रचलित नाम ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण कहते हैं ना, इसका अणुसूत्र भी नहीं है, ये बेकिंग सोडा, इसका भी अणुसूत्र नहीं है, धावन सोडा, हाँ धावन सोडा आपका राइट आंसर होगा, 9 का धावन सोडा। NO2CO3 इंटू 10H2 धावन सोडा का सूत्र होता है, आपको ये मालूम होगा। धावन सोडा का राइट आंसर क्या होगा, आपका 9 का राइट आंसर सी होगा, धावन सोडा। ठीक है मेरे दोस्त, आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर सी नंबर विकल्पी होगा। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान सुनना, मेरी बात सुनना मेरे मित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से क्षार धातुएं हैं, मेरी बात सुनना, क्षार धातुएं क्या होती हैं। क्षार धातुएं जो होती हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम RbCS, ये होती है क्षार धातुएं मेरे भाई। सिर्फ एस ब्लॉक के जो फर्स्ट वर्ग होता है मेरे भाई, एस ब्लॉक का जो फर्स्ट वर्ग होता है, फर्स्ट वर्ग एस ब्लॉक में फर्स्ट वर्ग होता है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और मेरे भाई FR, ये जो होती है मेरे मित्र, ये सब क्षार धातुएं होती हैं। हमसे क्या पूछा, निम्नलिखित में से क्षार धातुएं, सोडियम है, Fe भाई क्षार धातुएं नहीं है, Mg क्षार धातुएं नहीं है, Au क्षार धातु नहीं, इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा, Na, ये क्षार धातु है। ठीक मेरे भाई, आप याद रखना ये सब क्या है, क्षार धातुएं हैं। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न, कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए हैं, उनके उदाहरणों से कीजिए। कॉलम ए ये, कॉलम बी ये। हाइलोल्केन क्या है, हाइलोल्केन में तो हाइड्रोजन समूह होना चाहिए, आपका इसमें आपका ये विकल्प ही सही होगा, दूसरा। ठीक, एल्कोहल ये आपका ये सही होगा, पहले से मैच करेगा। ठीक, कीटोन क्या, कीटोन में CO समूह होना चाहिए, ये भैया CO आपको मेरे भाई। इसके बाद क्या, एल्कीन समूह, डबल बॉन्ड होना चाहिए आपका ये समूह। ठीक, आपका पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, ये देखो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, और सी का चौथा, सी नंबर ये है ना, सी का चौथा और डी का तीसरा मिल रहा है ना, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर, बाकी 3 गलत होंगे। ठीक मेरे एकदम मित्र, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, क्षार धातुएं हैं, क्षार धातुएं कौन कौन सी होती है, यहाँ देख लीजिए। अभी मैंने आपसे कहा था क्षार धातु भाई लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम CS और भाई FR, ये क्या सब क्षार धातुएं होती
है। तो यहाँ पर क्षार धातु क्या है, ये भैया है नहीं क्षार धातु है, ये भैया देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये आपका क्षार धातु है, आपका राइट आंसर ये होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न की बात करते हैं। एल्काइन का सम्मान सूत्र क्या होता है? देखिए एल्काइन का सम्मान सूत्र क्या होता है, ये जो सूत्र है हमारे, पहली बात तो ये एल्कीन का समान सूत्र है। किसका सूत्र है? एल्कीन का समान सूत्र है। ये किसका सूत्र है भैया? ये एल्केन का समान सूत्र है। किसका समान सूत्र है? एल्केन का। ये किसी का समान सूत्र नहीं है, ये आपका भैया एल्काइन का समान सूत्र है। आपका सी नंबर राइट आंसर होगा, आपको 13वें का सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। ठीक मेरे मित्र, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो हमारा अगला है, उपखंड उपखंड गा जो अगला है हमारे पास, ये जीव विज्ञान का प्रश्न है। क्या है? जीव विज्ञान का प्रश्न है। इसमें अब 7 एमसीक्यू हम जीव विज्ञान की बात करेंगे। ठीक, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों का परिवहन किसके माध्यम होता है? देखो फिर से एक बार कह रहा हूं मेरे भाई, एक बार फिर से रिपीट प्रश्न। ये जो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जीव विज्ञान का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा जल और खनिज लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? आपका राइट आंसर क्या होगा? जाइलम के द्वारा। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब मतलब बीपी होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब जो होता है, नंबर 1 विकल्प 140/90, 140/100, 120/80, 150/85। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब जो होता है 120/80 के आसपास होता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक, हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है चमगादड़ व पक्षियों के पंख। समजात का मतलब समान, पक्षियों के पंख व स्तनधारियों के अग्रपात गलत है भैया। अग्रपात स्तनधारी का मतलब पृथ्वी में जो रहते हैं, मतलब धरती में जो चलते हैं स्तनधारी, ठीक, उनके ये गलत आंसर है। पक्षियों व कीटों के पंख ये भी छोटे बड़े हो जाएंगे। कीटों व चमगादड़ के पंख ये भी वही छोटे पड़ जाएंगे। चमगादड़ एवं पक्षियों के पंख ये समान होंगे, लगभग समान जात के होंगे, समान समजात अंग होंगे। आपका राइट आंसर क्या होगा? 16वें नंबर का आपका राइट आंसर ए नंबर विकल्प ही राइट होगा। ठीक मेरे मित्र, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। 17 नंबर जो प्रश्न है हमारे पास, मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे लंबे तने झुर्रीदार बीजों के लक्षण को व्यक्त करता है? एक बार फिर से कहूंगा, लंबे तने झुर्रीदार। ठीक मेरे मित्र, अब ये टीट ये सभी लंबे सभी झुर्रीदार है। ये क्या भैया? स्मॉल टीथ ये बौने और झुर्रीदार है। ये क्या भैया? एक देखो ये क्या? लंबे तने झुर्रीदार। ये आपका राइट आंसर होगा। आपका राइट आंसर सी नंबर आपका विकल्पी राइट आंसर होगा। ठीक मेरे दोस्त, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। द्विखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। द्विखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसका मेरे भाई? ए नंबर विकल्पी अमीबा का, बी नंबर प्लेजोमोटियम में, सी नंबर विकल्पी ब्रायोफिल्म में, और डी नंबर है आलू में। तो भैया अमीबा का होता है द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन अमीबा का होता है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु चिपको आंदोलन कहां आयोजित किया गया था? हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में, राजस्थान के अरावली क्षेत्र में, दक्षिण भारत के नीलगिरी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में। जो चिपको आंदोलन आयोजित किया गया था मेरे भाई, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में। आपका राइट आंसर होगा ये, ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, जठर ग्रंथि उपस्थित होती है कहां? जठर ग्रंथि उपस्थित होती है छोटी आंत में, अमाशय में, अग्नाशय में, बड़ी आंत में। जठर ग्रंथि जो उपस्थित होती है अमाशय में उपस्थित होती है। राइट आंसर आपका क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार हमने 20 एमसीक्यू सॉल्व किए विद कॉन्सेप्ट के साथ। अगले जो हम अब वर्णात्मक प्रश्न की बात होगी अगले वाले वीडियो में। अगले वाले वीडियो में हम आपको ये तक बताएंगे मेरे मित्र, आपको बोर्ड कॉपी में मतलब 4 मार्च को कैसे कॉपी में लिखना है, जिससे आप 60 प्लस नंबर प्राप्त कर सकते हैं साइंस सब्जेक्ट में इस मॉडल पेपर से मेरे मित्र। ठीक मेरे भाई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, क्योंकि अगले वाले वीडियो में हम वर्णात्मक प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक मेरे मित्र, अब मैं अलविदा आपसे लेता हूं। जय हिंद।